हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपको याद हो, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसको कहते हैं ए गिवन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि बी हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, ये होती है आपकी एक तरीके की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो चलो, ये हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, तो अब हम बेस थ्योरम देखते हैं, बेस थ्योरम कैसे आया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बेस थ्योरम का। तो अगर आपको बेस थ्योरम याद हो, अगर आपको बेस थ्योरम याद हो तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला ना हम इसी फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। आप इसी फॉर्मूला से बेस थ्योरम के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही है ना ये फॉर्मूला। अगर इसको मैं सपोज करो, ये मेरा ए ये है, बी ए है। ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखना चाहूं तो वो क्या लिखूंगा? इसी फॉर्मूला से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ही फॉर्मूला से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लिखना चाहूं, मैं उसको ये लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऑब्वियसली अगर मैं ए ये ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो पता ही होगा, चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए लिखो, चाहे ए इंटरसेक्शन ए लिखो, बी लिखो, ये दोनों इक्वल हैं। यानी कि दिस इसकी जगह बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी है, इसकी जगह मैं दिस इंटू दिस लिख सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझो ये चीज, यही आपका बेस थ्योरम है। यही आपका बेस थ्योरम है। ठीक है, यही मेरा बेस थ्योरम है। अब इसको, ये बेस थ्योरम है, यही मेरा बेस थ्योरम है। ठीक है, अब इसको मैं अगर चाहूं तो मैं इस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिख सकता हूँ? एक बात बताओ, ये क्या है? ये ए इंटरसेक्शन बी है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना आपका। ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। और ये क्या है? ये एरिया। समझ रहे हो? मतलब मेरा, आप कहने का मतलब समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। समझ रहे हो? प्लस ये वाला एरिया। इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ मेरा? ये हुआ। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट भी यही हुआ। इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो मैं इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि दिस प्लस, सॉरी, बी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज मैंने यहां लिख दी। अब इसको मैं दोबारा खोलूं, अगर इसको मैं दोबारा अपना किस फॉर्मूले से खोल सकता हूँ? इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसी फॉर्मूले से खोलूं। मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ, एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ रहे हो ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को दिस इंटू दिस लिख सकता हूँ ना। मैं इसको क्या लिख दूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी मेरा एक तरीके से
बायस थ्योरम ही होता है। ठीक है, ये भी मेरा बेस थ्योरम ही होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी बेस थ्योरम का ही फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब चलो, अब ना हम ये आपको फॉर्मूला भी याद रखो, ये फॉर्मूला बस इतना तक पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ये आप डिराइव भी कर सकते हो यहाँ से, बेसिकली बस इसको एक्सपैंड कर दोगे तो ये आ जाएगा। और फॉर्मूला नहीं भी पता तो भी आपको बेस थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये एक क्वेश्चन है बेस थ्योरम का, ये एक क्वेश्चन है बेस थ्योरम का। आप वीडियो को स्टॉप करके इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ना ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंपनी ऑडिट रिवील्स दैट 4% ऑफ द डिपार्टमेंट बजट कंटेन्स एरर। 4% ऑफ जो डिपार्टमेंट के बजट है उसमें एरर है, तो आप क्या करोगे। आप बेसिकली आगे क्या करोगे, 4% एरर है। ठीक है, 0.04 लिख दोगे एरर है। A program is developed to analyze budgets in a test, ठीक है, which identifies in 98% of the budget with error and 5% of without error। ठीक है, तो यानी कि जब ये 4% कंटेन एरर है तो 0.96, इसको ना बेस थ्योरम के क्वेश्चन को हमेशा ऐसा ट्री बना के सॉल्व किया करो। ठीक है, ऐसा ट्री बना के सॉल्व किया करो। जब 4% एरर है, 0.96 नो एरर हो गया, समझ गए। अब ये क्या कह रहा है, अब वो क्या कह रहा है कि एक प्रोग्राम डेवलप किया जिसमें एरर आए 98% ऑफ द बजट विद एरर, यानी विद एरर वालों, ये एरर वालों में 98% पे 0.98, यानी कि 0.98 यहाँ पे उन्होंने बेसिकली अ प्रोग्राम इज डेवलप टू एनालाइज बजट एंड आइडेंटिफाइड एरर्स, यहाँ पे यानी कि फाइनल एरर उन्होंने दे दिया 98% में। ठीक है, तो यानी कि 0.02 में नहीं दिया। और आगे क्या बोल रहा है, 5% ऑफ दोज विदाउट, यानी कि 5% में 0.05 में उसने फाइनल एरर दिया और बाकी 0.95 में एरर नहीं दिया। ठीक है, चलो ये हम समझ गए कि यहाँ फाइनल नो एरर दिया, यहाँ फाइनल नो दिया, यहाँ फाइनल यस दिया। ठीक है, तो इसको बेसिकली ऐसा ट्री बनाना, ये जो ट्री बनाया है ना मैंने, ये ट्री बनाना सीख लो। ये ट्री बनाना बेसिकली आप कैसे सीखोगे, जब आप 10-15 बेस की थ्योरम की क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बेस और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो आप गूगल पे जाओ और लिखो लिखो बेस थ्योरम क्वेश्चंस, आपको बड़े सारे क्वेश्चन मिलेंगे। हमेशा उनको इस तरीके का ट्री बना के सॉल्व करो। ठीक है, चलो, तो वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बजट डज हैव एन एरर, यानी कि उसमें एरर है। यानी कि वो पूछ रहा है कि जब वो फाइनल यस आया, यानी कि दिस, एक तो ये पाथ आया फाइनल यस का, एक ये पाथ आया, वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बजट डज हैव एन एरर, यानी कि वो पूछ रहा है, अगर इसको आप समझ जाओ तो बेसिकली वो ये पूछ रहा है 0.04 इंटू 0.98 बाय 0.04 इंटू 0.98 प्लस 0.96 इंटू 0.05। समझ गए। बेसिकली वो मैंने क्या किया, बेसिकली दिस वाला जो मैंने है ना ये ऊपर लिखा, और नीचे मैंने क्या ऐड किया, ये प्लस ये वाला पाथ। ये समझो मैंने ये दो पाथ ऐड क्यों किए, क्योंकि ये दो पाथ में उसने यस बोला है, समझ रहे हो। ये दो पाथ में उसने, वो बोल रहा है कि अगर उसने एरर है तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो एक्चुअली एरर है। वो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली एरर के लिए वो एक्चुअल एरर ये वाला केस है। ठीक है, लेकिन अब उसमें है तो वो ये वाला केस है। समझो इस चीज को, इसको पता है बेस थ्योरम के आप 2-3 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन करोगे ना, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। तो बेसिकली आपको ये ट्री बनाना होता है। ठीक है, इस टाइप का ट्री बनाना होता है। इस टाइप का ये जो ट्री बनता है, ये ट्री बनाना सीख लो। आप 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको ये ट्री बनाना आ जाएगा। ये 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपको बेस थ्योरम समझ आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब हमने थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ ली, थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो से रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल्स, और उसके बाद सीडीएफ, पीडीएफ और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।